नमस्कार। आज हम जॉर्ज एस क्लासन की एक बहुत ही मशहूर किताब बाबुल का सबसे अमीर आदमी या द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से निकले जो वित्तीय ज्ञान है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब थोड़ी अलग है ना, मतलब ये प्राचीन बाबुल की कहानियां सुनाती है, लेकिन जो पैसे बचाने और बनाने के तरीके बताती हैं वो तो आज भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इसकी खासियत है कि इतनी पुरानी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और इसका जो मुख्य पात्र है अरकाद, बाबुल का सबसे अमीर आदमी, वो अपनी सारी समझ, दौलत के राज वो सब बांटता है। जी। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन सीधी सादी सी लगने वाली कहानियों में जो छिपे हैं धन बनाने के मजबूत सिद्धांत, उनको समझें। शायद कुछ हैरान भी हों हम। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरकाद का पहला और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सबक है, पहले खुद को भुगतान करें। हम्म। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है कि भाई अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% किसी भी और खर्च से पहले अपने लिए निकाल लो। क्या ये वाकई बस इतना ही है या इसके पीछे कुछ गहरा मनोविज्ञान है? नहीं, इसमें यकीनन एक गहरा मनोविज्ञान है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पैसे बचाओ। ये असल में पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, उसे बदलने का एक तरीका सुझा रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम कमाए आते ही पहला हिस्सा भविष्य के लिए अलग कर देते हैं, तो हम दिमागी तौर पर उस पैसे को खर्च करने लायक आय मानते ही नहीं हैं। हाँ हाँ। ये उस आम आदत के बिल्कुल उलट है, जहां लोग सोचते हैं, अच्छा महीने के आखिर में जो बचेगा उसे बचा लेंगे। और अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत बचत को सबसे पहली प्राथमिकता बना देता है, एक ऐसी चीज जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। दौलत जमा करने की जो पूरी इमारत खड़ी होती है ना, उसकी नींव यही सोच है, यही मानसिक बदलाव। अच्छा, तो ये पैसे अलग रखने से ज्यादा उसे अपनी इनकम का हिस्सा ना मानने जैसा है। ये तो सोचने का एक अलग ही तरीका हुआ। जी हाँ। और ये तो सीधे सीधे दूसरे सिद्धांत से जुड़ जाता है फिर, अपनी आमदनी से कम में जिएं, मतलब खर्चों पर लगाम कसें। किताब इस पर भी काफी जोर देती है। तो क्या ये सिर्फ कंजूस बनने की सलाह है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कंजूसी समझना तो मतलब इसकी गहराई को कम आंकना होगा। ये दरअसल सोच समझकर खर्च करने की एक फिलॉसफी है। सोच समझकर खर्च। हाँ, अरकात की कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। हाँ, ये तो मुश्किल काम है वैसे। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। हम अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं। जब कोई अपनी आमदनी के अंदर रहता है तो वो न सिर्फ वो 10% या उससे ज्यादा बचा पाता है, बल्कि उसे एक तरह का, क्या कहते हैं, वित्तीय सुकून मिलता है, एक नियंत्रण का एहसास होता है। सही बात है। ये जानना कि आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक राहत है। जी। ये लंबे समय की स्थिरता का आधार बनता है। ये सिर्फ पैसे बचाने का नियम नहीं है। समझ गया। तो ये कंट्रोल और जागरूकता के बारे में है। अब मान लीजिए कोई बड़े अनुशासन से 10% बचा भी रहा है और अपने खर्चे भी काबू में रख रहा है। जी। लेकिन क्या पैसा सिर्फ बचाकर रखने से बढ़ जाता है? यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है। और हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। पैसे को अपने लिए काम करने दें। ये बचत को एक तरह से एक्टिव मोड में डालने जैसा है, निवेश की तरफ कदम। प्राचीन बाबुल में इसका क्या मतलब रहा होगा और आज ये कैसे लागू होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है पूरी प्रक्रिया में। अरकाद का संदेश साफ था कि बचाया हुआ पैसा सुस्त नहीं बैठना चाहिए। हाँ। उसे गुलाम बनाकर काम पर लगाना चाहिए ताकि वो और पैसा पैदा कर सके। गुलाम? अच्छा। हाँ, मतलब उसे मेहनत करनी चाहिए आपके लिए। अब देखिए, प्राचीन बाबुल में इसका मतलब शायद ये होता होगा कि व्यापारियों को उनके समुद्री सफर के लिए उधार दे दिया, या किसी कारीगर के काम में पैसा लगा दिया, या फिर खेत या जानवर जैसी कोई उत्पादक संपत्ति खरीद ली। ठीक है। आज के जमाने में तरीके बदल गए हैं। अब हमारे पास शेयर बाजार है, बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड है, ढेरों विकल्प हैं। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही है कि पैसा बढ़ना चाहिए। जी, कि आपकी बचत को ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़ सके, और यहीं से चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की शक्ति सामने आती है। हाँ, कंपाउंडिंग। जहां आपका मूलधन और उस पर हुई कमाई दोनों मिलकर और ज्यादा कमाई करते हैं। समय के साथ इसका असर तो जैसे जादू जैसा हो सकता है। ये बचत के एक स्थिर ढेर को एक गतिशील सेना में बदल देता है। पैसे को गुलाम बनाकर काम पर लगाना, ये वाकई एक मजबूत तस्वीर बनाता है दिमाग में।
लेकिन हाँ, जब पैसा काम पर लगता है तो थोड़ा डर भी तो लगता है, रिस्क भी तो होता है। बिल्कुल होता है। ली पर चौथा सिद्धांत आता है, अपने धन को हानि से बचाएं। किताब कहती है कि जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों और जोखिम भरे सौदों से बचो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ कह रहे हैं पैसा बढ़ाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं बचाओ। ये बैलेंस कैसे बनेगा? नहीं, ये अजीब नहीं है, बल्कि ये बहुत समझदारी भरी बात है। ये विवेकपूर्ण संतुलन की बात है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्लासन सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहते हैं, खासकर आपके मूलधन की सुरक्षा। अच्छा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। जी हाँ, इसका मतलब है कि ऐसे निवेश चुनें जहां आपकी शुरुआती पूंजी के डूबने का खतरा कम से कम हो और जहां से जो रिटर्न मिले वो भरोसेमंद हो, भले ही वो एकदम से बहुत लुभावना ना लगे। अरकात की सलाह यही है कि उन सुनहरे मौकों से दूर रहो जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करते हैं, क्योंकि उनमें अक्सर या तो धोखा होता है या बहुत ज्यादा जोखिम। सही बात है। ये जुआ खेलने जैसा नहीं है, ये धीरे धीरे मजबूती से धन बनाने की रणनीति है। पैसा बढ़ना जरूरी है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी किस काम की जो आपकी नींव ही हिला दे, वो टिकाऊ नहीं हो सकती। तो संतुलन का मतलब है सोच समझकर, हिसाब लगाकर जोखिम लेना, न कि आंखें बंद करके कूद पड़ना। हिसाब लगाकर जोखिम लेना, परिकलित जोखिम, ये जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं पांचवें सिद्धांत पर। ये शायद आज की दुनिया में थोड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है, अपना घर खरीदें। किताब इसे वित्तीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा मानती है, पर आज के संदर्भ में जहां रेंट पर रहना भी एक आम और कई बार फायदेमंद विकल्प माना जाता है, इस सिद्धांत को कैसे देखें? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आज के समय में। देखिए, अगर हम किताब के नजरिए से देखें तो अपना घर होना सिर्फ सिर पर छत होने से कहीं ज्यादा था। जैसे? पहला तो ये आपको किराया देने के लगातार खर्च से बचाता है। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, ये आपको इक्विटी बनाने का मौका देता है। इक्विटी मतलब? संपत्ति में हिस्सेदारी। जी, जैसे जैसे आप लोन चुकाते जाते हैं, घर में आपका मालिकाना हक बढ़ता जाता है। ये एक ठोस संपत्ति है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ भी सकती है, हालांकि ये हमेशा पक्का नहीं होता, ये भी सच है। हाँ, वो तो है। और तीसरा, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिरता देता है, एक सुरक्षा का भाव कि हाँ, ये अपनी जगह है। बेशक आज घर खरीदने के साथ जुड़े बड़े खर्चे हैं, रख रखाव है, और वो आसानी से कैश में नहीं बदला जा सकता, मतलब लिक्विडिटी कम होती है। सही है। इन सब बातों पर सोचना जरूरी है, लेकिन किताब के मूल संदर्भ में इसे एक बुनियादी वित्तीय स्थिरता और लंबे समय के लिए संपत्ति बनाने के कदम के तौर पर देखा गया था। एक तरह से जमीन से जुड़ाव, स्थायित्व का प्रतीक भी था ये। समझ गया। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बल्कि एक इमोशनल और स्टेबिलिटी वाला पहलू भी है इसमें। बिल्कुल। तो ठीक है, बचत हो रही है, पैसा काम कर रहा है, वो सुरक्षित भी है और शायद अपना घर भी हो गया, लेकिन क्या इतना काफी है? यहाँ छठा सिद्धांत आता है, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। ये रिटायरमेंट और अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए योजना बनाने के बारे में है। ये सिर्फ बचत करने से कैसे अलग हुआ? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिद्धांत दूरदर्शिता के बारे में है, भविष्य की सोचने के बारे में। अच्छा। ये सिर्फ आज के लिए बचत या निवेश करना नहीं है, बल्कि ये भविष्य की उन स्थितियों के लिए तैयारी करना है जब शायद हम आज की तरह एक्टिव होकर कमा ना पाएं। जैसे बुढ़ापे में या कोई बीमारी हो गई तो? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो बुढ़ापा हो, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो या कोई और अनहोनी। इसका मतलब है ऐसी संपत्ति या आय के स्रोत बनाना जो उस मुश्किल समय में भी हमारा सहारा बन सके। ये कोई पेंशन योजना हो सकती है, या किराए से आने वाली आमदनी हो सकती है, या फिर निवेश से मिलने वाला रेगुलर रिटर्न हो सकता है। ये उस सारी बचत और निवेश हो एक लंबा मकसद देता है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पक्की करना। ये तो मन की शांति खरीदने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये मन की शांति ही है। और ये सारे सिद्धांत, मतलब इन सबको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ऐसा लगता है कि एक बेसिक चीज चाहिए जो सातवें और आखिरी सिद्धांत में कही गई है, कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। हाँ। किताब कहती है, खुद पर निवेश करो, अपना हुनर, अपना ज्ञान, अनुशासन बढ़ाओ। ये सिद्धांत बाकी सबसे कैसे जुड़ता है? ये सिद्धांत तो जैसे उन सब का आधार है, या कह लीजिए कि ये वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को चलाता है। इंजन कैसे? देखिए, आप जितना ज्यादा सीखते हैं, अपने हुनर को बेहतर बनाते हैं, खुद को ज्यादा काबिल बनाते हैं,
तो जाहिर है आपकी कमाने की क्षमता उतनी ही बढ़ती है। हाँ, ये तो है। और जब आपकी आय बढ़ती है तो आपके पास पहले खुद को भुगतान करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। सही। आमदनी से कम में जीने की गुंजाइश बढ़ जाती है। पैसे को काम पर लगाने के लिए ज्यादा पूंजी होती है और भविष्य की आय सुनिश्चित करने के लिए आप बड़े लक्ष्य रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो एक पूरा पॉजिटिव साइकिल बन गया। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक चक्र है। खुद में निवेश करना शायद सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी आप खुद को मजबूत करता है। अरकाद की बुद्धिमत्ता सिर्फ पैसे के मैनेजमेंट तक ही नहीं थी, वो व्यक्तिगत विकास के महत्व को भी समझती थी। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब जब हम इन सातों सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी साफ सी तस्वीर उभरती है कि अमीर बनना कोई जादू टोना या सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ बुनियादी हमेशा काम आने वाले नियमों को मानने, अनुशासन रखने और लगातार सीखते रहने का नतीजा है। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि वित्तीय आजादी मुश्किल योजनाओं से नहीं बल्कि सीधी साधी आदतों और लगातार कोशिशों से मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात इन सिद्धांतों को इतना खास बनाती है वो है इनकी सादगी और ये कि ये हर किसी पर लागू होते हैं। ये किसी खास इनकम ग्रुप या समाज के लिए नहीं है। हाँ, ये बात है। इन्हें कोई भी अपना सकता है। इनकी ताकत उनकी इसी सरलता में है, जैसा कि क्लासन ने अरकाद के जरिए कहा, और ये शायद किताब का सबसे गहरा संदेश है। तुम जो कुछ भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा है जिसे तुम्हें रखना है। A part of all you earn is yours to keep. जी, ये वाक्य सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही शक्तिशाली है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी कमाई पर पहला हक हमारे भविष्य का है। वाकई, अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हारा है जिसे तुम्हें रखना है, ये सोचने पर मजबूर करता है। तो इस चर्चा से हमने प्राचीन बाबुल के खजाने से ये अनमोल मोती निकाल लिए हैं, ऐसा वित्तीय ज्ञान जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। जी, ये मुश्किल से लगने वाली फाइनेंस की दुनिया में थोड़ी स्पष्टता लाने वाले सिद्धांत हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सिद्धांत सरल और शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाबिल की समय से लेकर आज की इस तेज रफ्तार, उपभोक्तावादी और इतने सारे विकल्पों से भरी दुनिया तक पैसे और बचत को लेकर हमारा जो बुनियादी मानवीय स्वभाव है, हमारी जो सोच है, वो कितनी बदली है, या शायद कितनी नहीं बदली है। हाँ, या शायद कितनी हैरान करने वाली हद तक वैसी ही है। इन सिद्धांतों को जानना एक बात है, पर इन्हें लगातार लागू करने में हमारी अपनी कौन सी आदतें या आज के समाज का कौन सा दबाव सबसे बड़ी रुकावट बनता है, इस पर सोचना शायद इन हमेशा काम आने वाले सबकों को अपनी जिंदगी में उतारने की तरफ एक जरूरी कदम हो सकता है।